नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हो चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले हमने हमारा जो पोर्शन था फिजिक्स का, यानी कि आपका भौतिक विज्ञान का, उसके प्रश्न देखे थे सारे। यदि नहीं देखा हो, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के टोटल जो प्रश्नों की संख्या दे रखी है वो लगभग 109 है, तो 110 उसको ओवरऑल मान लीजिए और उन प्रश्नों की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला कह रहा है इनमें से कौन सा एक तत्व ही आपका नहीं है। तो धातु, अधातु, गैस, उपधातु। आंसर हो जाएगा आपका गैस। गैस आपका तत्व में आता नहीं है। धातु, अधातु, उपधातु ये सभी आते हैं। आवर्त सारणी की अगर बात करें तो तत्वों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। धातु है जिसको मेटल्स कहते हैं, अधातु नॉन मेटल्स, और उपधातु जिसको मेटलॉइड्स जो है वो कहते हैं। बाकी जितने भी आप यहाँ पर गैस देख पा रहे हैं उन सभी की बात करते हैं तो सभी अक्रिय जो गैस हैं उनकी अधातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। वो भी यहाँ बताया गया, जिसमें हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा, ये सभी और उसके साथ साथ सभी अक्रिय गैस, ये भी समझिए, ये सभी उसके साथ साथ सभी अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? लेवोजियर को जो है वो कहा जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। एंटोनी लेवोजियर इनका नाम है। अगला क्वेश्चन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या आपको दे रखी है 18 और 20। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या आपसे पूछी गई है। तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनकी संख्या का जो टोटल होता है वो कहलाता है उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इस चीज को आपको पता होगा। और इसी के कारण से परमाणु जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है। प्रश्न में प्रोटॉनों की संख्या दी गई है और साथ ही साथ न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या आपका निकल करके आ जाएगा। तो 38 हो जाएगा, 18 + 20, 38 आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो इनमें से कौन सी होती है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा पहला वाला कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है, क्योंकि जस्ट अभी आपने ऊपर भी देखा है कि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। अगला कह रहा है प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड करके दे रखी वैल्यू पीयू, ऊपर परमाणु भार दिया, नीचे परमाणु क्रमांक दिया, इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला होता है कि जो भी परमाणु भार दे रखा है, परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, उसमें से आप प्रोटॉनों की संख्या जिसको हम नीचे साइड लिखते हैं परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, इसमें से घटा देते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आती है। तो 242 में से 94 घटा देंगे, 148 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 148। अगला कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। तो समस्थानिक की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो परमाणु भार होता है ना वो अलग अलग होता है, परंतु परमाणु क्रमांक जो होता है वो समान रहता है। और परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। तो अलग अलग क्या होते हैं? द्रव्यमान संख्या इसमें अलग अलग होती है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, जब परमाणु क्रमांक बराबर है समस्थानिक, जब परमाणु भार बराबर है तो समभारिक। फैराडे जो है स्थिरांक, वो इनमें से कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो फैराडे स्थिरांक जो होता है वो सार्वभौमिक स्थिरांक जो है वो होता है। ये अगर बात करते हैं वैल्यू की तो 96485 जूल प्रति मोल। इसका पीएच वैल्यू जो है वो यहाँ पर 7 है, वो पूछा गया है। तो पीएच वैल्यू आपकी जो 7 होती है वो इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए उदासीन जो विलयन होता है उसका मान पीएच वैल्यू 7 होती है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, इसका पीएच मान भी 7 ही होता है। वर्षा का पानी जो होता है जल का शुद्ध रूप होता है, 7 से अधिक पीएच मान का विलयन क्षारीय होता है और 7 से कम पीएच मान का विलयन अम्लीय होता है। प्रश्न में देखेंगे तो शुद्ध पानी भी दिया गया है, उदासीन विलयन भी दिया है, यानी प्रश्न में और एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन ई जो है वो दिया गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 7 से अधिक अगर पीएच की वैल्यू है तो वो क्षारीय है, 7 से कम अगर पीएच की वैल्यू है तो वो अम्लीय है। और अगर आप देखते हैं ना तो बीच में उदासीन रहता है। और इस चीज को समझिए कि बीच में आपका स्टार्टिंग में जो है आपका अम्लीय रहता है, उसके बाद उदासीन रहता है और उसके बाद क्षारीय रहता है, ये क्रम रहता है। तो ये जो अम्लीय रहता है ना, छोटा बड़ा में सबसे पहले छोटा ही तो आता है, इस तरफ शब्द लिखते हैं तो इस तरफ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लेफ्ट साइड होता है हमेशा अम्लीय रहता है। तो बाकी आपको याद हो जाएंगे। अगला कह रहे हैं में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से जो है वो अधिक है। तो 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का। अब यहाँ पर ऑप्शन में बफर विलयन वगैरह भी दिया गया है, परंतु बफर विलयन नहीं होगा, आपका क्षारीय विलयन ही सही हो जाएगा।
पानी की pH वैल्यू कितनी होती है? अभी मैंने बताया था 7 होती है, क्योंकि पानी जो होता है वो उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, H प्लस आयन की सांद्रता जो है इनमें से कितनी होगी? तो यहाँ पर जो बदलता है 6 से 3, इससे सबसे पहले पीएच में परिवर्तन निकालेंगे, डेल्टा पीएच की वैल्यू pH2 माइनस pH1 से निकाल लेंगे। अब H प्लस आयन की सांद्रता का जो अनुपात है वो H1 H2 प्लस और H1 प्लस बटे में रख के 10 की घात माइनस 3 निकाल के इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1000 निकल करके आएगा। तो H प्लस आयन की जो सांद्रता है वो आपकी 1000 गुना कम हो जाएगी। यही प्रश्न पूछा था कि कितना कम या ज्यादा होगा, तो ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रोमीन जो गैस है वो क्या प्रकृति दर्शाती है? तो ये आपकी लाल द्रव सही हो जाएगा। गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। परमाणु क्रमांक कितना होता है ब्रोमीन का? तो 35 होता है और कमरे के टेम्परेचर पर ये द्रव अवस्था में रहता है और ये अज्वलनशील और जल में अल्प विलय होता है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य भी है। हैलोजन वर्ग के नाम से भी इसको जानते हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली जो गैसें होती हैं वो इनमें से कौन सी होती हैं? वेल्डिंग में जो यूज होती है वो यूज होती है आपकी ऑक्सीजन और एसिटिलीन। वेल्डिंग जो होता है देखते हैं ना, जोड़ने का काम करते हैं, धातुओं को पिघलाकर जोड़ना या ठीक करना हो, तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है, वो भी यहाँ बताया गया। बाकी ऑक्सीजन और एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत होती है? बताया था मैंने कल कि गैल्वेनीकरण में क्या होता है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। तो ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं यसद लेपन। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अगला कह रहा है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट इनमें से कौन सा है? तो कौन सा यूज किया जाता है? आपको पता है कि सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है ना, ये आपका होता है खाने का सोडा। कई बार मैंने बताया कि इसमें बाई शब्द जो आता है, ये बाई क्या काम करती है? बाई काम करती है खाना बनाने का, तो उससे आप याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो पूछा गया है कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट, तो सल्फोनेट हो जाएगा। डिटर्जेंट आद्रक अथवा आद्रक के यौगिक को कहते हैं और डिटर्जेंट कठोर जल जो होता है उसमें भी घुलनशील होते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वो इनमें से कौन सा है? तो कौन सा इनमें से? वो हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पसीने में मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी जो है वो रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, जिंक भी होता है, आयरन भी होता है। यानी कि आपका इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो नीला थोथा का रासायनिक रूप से नाम क्या होता है? आंसर की बात करते हैं, कॉपर सल्फेट को जो है CuSO4.5H2O ये इसका सूत्र होता है। इसी को ही नीला थोथा कहते हैं। बहुत पूछा भी जाता है, आपको पता है कॉपर सल्फेट को कहते हैं। और निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। और नीला थोथा जल में आसानी से घुल भी जाता है, परंतु अल्कोहल में जो है ये नहीं घुलता है, ये इसकी विशेषता होती है। इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आंसर प्लैटिनम आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर भारी का तात्पर्य घनत्व से लगाया गया है। तो प्लैटिनम सर्वाधिक घनत्व गुणधर्म वाला धातु है। घनत्व इसका 21.45 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। चांदी का घनत्व 10.5, पारा का घनत्व 13.54 और इसी प्रकार सोने का घनत्व 19.32। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो एक मिश्र धातु है किसकी किसकी? तो स्टेनलेस स्टील में आपका यहाँ पर भी इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन होगा या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे के साथ आपका कार्बन, निकल, क्रोमियम इसको मिलाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन में निकल भी है, क्रोमियम भी है। इस तरीके से आपका इनमें से एक से अधिक ऑप्शन यहाँ भी हो जाएगा। अच्छा, आप देख रहे हैं बहुत से क्वेश्चनों में इसमें आपको एक से अधिक ऑप्शन वाला ही देखने को मिल भी रहा है। बाकी स्टेनलेस स्टील इसी से ही प्राप्त होता है, कठोर होता है, इसमें जंग नहीं लगती है। तो लोहे में क्या मिलाते हैं? कार्बन, निकल, क्रोमियम। अगला क्वेश्चन, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो एक्चुअल में इसमें से क्या होता है? तो आपको पता है जिप्सम जो होता है यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। रासायनिक सूत्र इसका होता है CaSO4.2H2O और 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये जल अणुओं का त्याग कर देता है। और कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट भी इसको कहते हैं, अर्ध हाइड्रेट भी कहते हैं, ये जो है वो बनाता है, हाफ H2O हो जाता है। इसी को ही हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है
कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो अभी हम बात कर चुके हैं कि CaSO4.H2O होता है, पर हेमीहाइड्रेट की कंडीशंस में अगर बात करते हैं अर्ध हाइड्रेट में तो हाफ H2 हो जाता है। बाकी यहाँ लिखा भी हुआ है CaSO4.H2O कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, इसका निर्माण जिप्सम कैल्शियम डाइहाइड्रेट को गर्म करने पर होता है। ये इसकी जो है वो प्रक्रिया होती है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि ये बनता किससे है, तो जिप्सम से बनता है। ये फॉर्मूला इसका, ये इसका टेम्परेचर है, ये हाफ H2O इस तरीके से अलग होकर के हाफ H2O आपका अलग हो जाता है। इसके अलावा वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। प्रश्न देखते हैं अगला कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध जो है उसके द्वारा जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, जब दो बंध की बात होती है तो आपका एल्कीन आपका सही होगा। जब एक बंद होगा तो एल्केन सही होगा, जब तीन बंद होंगे तो एल्काइन सही होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्कीन सही हो जाएगा। बाकी ये आते किस में है, तो ये आपके हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। द्वि आबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त जो होते हैं संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, और एल्काइन त्रि आबंध वाले होते हैं। यही मैंने कहा, एल्काइन त्रि आबंध होते हैं और एल्केन जो होते हैं वो एकल आबंध होते हैं। अगला कह रहा है सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आपको पता है एसिटिक अम्ल सिरके का रासायनिक नाम होता है, यही आपका सही हो जाएगा। रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, और सिरके का IUPAC नेम होता है एथेनोइक अम्ल, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राकार्यात्मक समूह के रूप में होता है। IUPAC नेम जो है पढ़ा होगा आपने इंटर में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री इसकी फुल फॉर्म होती है, और किसी भी तत्व का निकालने के लिए पूछा जाता है हाई स्कूल इंटर लेवल पे, यहाँ तो नहीं पूछा जाएगा। अगले अगर इनमें से कौन सा अम्ल है जो कि सिरके में उपस्थित होता है, तो ये एसिटिक अम्ल होता है। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो कौन सा अम्ल कार की बैटरी में यूज होता है, आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज किया जाता है। और ये काम क्या करता है, ये वैद्युत अपघट्ट के रूप में जो है वो यूज में आता है। उद्देश्य क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना। सोडा वाटर जो होता है उसकी बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस इनमें से कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। पहला ही ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खनिज मिनरल्स जो है वो क्या होते हैं। तो ये आपके अकार्बनिक ठोस होते हैं खनिज या मिनरल्स। 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक यूज हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं, प्लूटोनियम का उपयोग इसमें जो है वो किया गया था। आपको पता है कि जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर, बाकी 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक जो बम था नागासाकी जापान पर गिराया गया था, और इसमें प्लूटोनियम का यूज किया गया था विस्फोटक के रूप में। दूसरी बार हिरोशिमा पर गिराया गया था, पहली बार नागासाकी पर गिराया गया था, और जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका जो नाम था वो आपका क्या था, लिटिल बॉय। इसमें विस्फोटक के रूप में किसका यूज हुआ था, तो इसमें यूरेनियम का यूज हुआ था। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले का नाम फैटमैन और दूसरे का लिटिल बॉय। अगला क्वेश्चन, एक ही प्रकार का परमाणु इनमें से किस में मिलता है। तो किस में मिलता है, ये आपका प्राकृत तत्व में जो है वो मिलता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु इनमें से कौन सी है, तो सबसे अधिक जो क्रिया करती है वो आपकी पोटेशियम धातु जो है वो हो जाएगी। क्रियाशीलता के आधार पर क्रम भी दिया गया है, सबसे अधिक पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आयरन। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है इसमें कौन सी गैस यूज होती है, तो ये आपका हाइड्रोजन गैस यूज होती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से इसको अलग किया जाता है। बाकी इसकी ये वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन 150 से 180 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर, और आपका वनस्पति घी इस प्रकार से बन जाता है। अगला, और बाकी इसमें निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति भी लिखी हुई है जो कि वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है, तो इसमें आपको देखने को मिलता है पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीकृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड जो है वो देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, खाने का नमक NaCl ये जो है वो इनमें से किससे बनता है। तो खाने का नमक जो है वो आपका मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से जो है वो बनता है। फॉर्मूला जानते हैं NaCl, और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक को उदासीन लवण कहते हैं। जैसे NaCl है, KNO3 है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है, तो कार्बन होता है सभी जैविक यौगिक में अगर बात करेंगे तो।
अगला कह रहा है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन इनमें से किसमें नहीं होती है? तो केरोसिन में नहीं होती है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और केरोसिन जो होता है, मिट्टी का तेल जिसको कहते हैं, यह हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है। और हाइड्रोकार्बन जो होता है वो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक जो है वो होते हैं। अगला है सिगरेट लाइटर में इनमें से कौन सी गैस यूज की जाती है? तो आपको पता है ब्यूटेन का यूज जो है वो किया जाता है। मेथ एथ प्रो ब्यूट चौथे नंबर पर आपका देखने को मिलता है, यानी 4 कार्बन आपको देखने को मिलेंगे। ये चीज मैंने बताई आपको। मेथ है यानी मेथेन है तो 1 कार्बन, एथ है एथेन है यानी कि आपका 2 कार्बन, प्रोपेन है प्रोप है तो 3 कार्बन, और ब्यूट जैसे ब्यूटेन है तो 4 कार्बन, और इसी प्रकार पेंटेन लिखा है तो 5 कार्बन। यहाँ पर ब्यूटेन है तो ये आपका आणविक सूत्र C4H10। H जो होता है वो इस कार्बन में चार चार करके जोड़ करके स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है सिगरेट लाइटर में। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि एलपीजी के घटक में आपका ब्यूटेन आता है लगभग लगभग आपका 65%, प्रोपेन आता है लगभग लगभग इसमें 35%, और अन्य हाइड्रोकार्बन भी होते हैं जैसे ईंधन वगैरह भी इसमें अल्प मात्रा में होते हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शन कहेंगे इनमें से एक से अधिक होगा, क्योंकि ऑप्शन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब कुछ दे रखा है। अगला कह रहा है प्राकृतिक, अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि ब्यूटेन का परसेंटेज ज्यादा होता है। अगला कह रहा है प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक होता है? तो किसका बहुलक होता है? ये आइसोप्रीन का बहुलक जो है वो होता है। बहुलीकरण होता क्या है? जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में मिल करके जुड़ करके कोई अधिक अणु भार वाला अणु जो है वो बनाते हैं। तो बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक और उत्पाद को बहुलक जो है वो कहा जाता है। पॉलीमर कई जगह आपने देखा होगा। तो आइसोप्रीन जो है इसका बहुलक प्राकृतिक रबर है। इसका सूत्र भी दिया हुआ है यहाँ पर। अगला कह रहा है टेफ्लॉन इनमें से किस एकलक का बहुलक है? तो किसका है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, और आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से इसको जाना जाता है। ये एक प्रकार का ठोस फ्लोरोकार्बन है। घनत्व इसका 2.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। गलनांक इनका 327 डिग्री सेल्सियस होता है, और यूज किया जाता है इसका बर्तनों पर ना चिपकने वाले नॉन स्टिक सतह के रूप में। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था केवीएस में आपने देखा था, वो यहाँ से पूछा गया था कि नॉन स्टिक बर्तन में क्या लगा रहता है, तो आपको पता होना चाहिए टेफ्लॉन। और ये किस एकलक का बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। अगला कह रहा है बेकेलाइट इनमें से बात करेंगे तो निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो किसके संघनन से बनता है बेकेलाइट? आपका फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बेकेलाइट एक प्रकार का क्या है? बेकेलाइट एक्चुअल में एक प्रकार की प्लास्टिक का टाइप होता है। रासायनिक नाम इसका क्या होता है? तो पॉली ऑक्सी बेंजाइल मैथिली नग्लाइको और लेन हाइड्राइड करके नाम है। नाम तो याद नहीं होगा तो याद ही मत रखिए। और यह थर्मोसेटिंग टाइप में आता है, इस चीज को आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मो प्लास्टिक दो टाइप मेन होते हैं। देखिए जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है नाम में ही सेट होता है, मतलब ऐसा बहुलक जिसको आप एक बार अगर मोल्डिंग के बाद कठोर कर दें तो उसे फिर से बनाने के लिए दोबारा पिघलाया ना जा सके। जैसे आप देखते हैं ना स्विच वगैरह होते हैं, तो इनमें अगर बिजली दौड़ती है तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो पिघल जाएंगे, तो इसलिए इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। टिकाऊ होती हैं, मतलब गर्मी झेलने की क्षमता होती है। यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो खोज लिखा है 1907 से 1909 के बीच बेल्जियम के एक रसायनक थे जिनका नाम था लियो बैकेलैंड करके, इन्होंने इसकी खोज जो है वो की थी। ट्राईग्लिसराइड का क्या होता है? तो क्या होता है ये आपका एक प्रकार का वसा होता है। ट्राईग्लिसराइड क्या होता है? एक प्रकार का वसा होता है। हमारे शरीर भोजन से प्राप्त जो भी अप्रयुक्त ऊर्जा होती है उसको ट्राईग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। हमारा जो शरीर होता है, जो भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा होती है उसको, और ट्राईग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित रहता है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में इनमें से कौन सा कथन है जो कि आपका सही है? तो ये तीनों तो गलत हैं कि उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, उनकी कठोरता समान है, विद्युत चालकता समान है। ग्रेफाइट और हीरे में जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है उनकी एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया। रासायनिक प्रतिक्रिया का क्या मतलब होता है? एक्चुअल में ये होते हैं कार्बन के अपर रूप, और यही रासायनिक प्रतिक्रिया को लेकर ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है। बाकी सर्वाधिक कठोर होते हैं प्राकृतिक रूप से। ग्रेफाइट जो होता है वो आपका कम कठोर होता है, पर हीरा जो होता है वो कठोर होता है।
और दोनों कार्बन के अपर रूप होते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या लगा होता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो बताइए क्या लगा होता है? आंसर हो जाएगा आपका पहला पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। जिसको नहीं हम कहते हैं, हम ये कहेंगे कि ये दोनों लगे रहते हैं, स्लैश लगा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल लगा रहता है, तो इस तरीके से आपको सही ध्यान रहेगा। बाकी पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने की सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर जो होता है या ब्रीथ एनालाइजर जो होता है, वो उपकरण का यूज किया जाता है। इसके माध्यम से जो छोड़ी गई सांस है उसको पोटेशियम काइक्रोमेट K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक अम्ल अलग से H2SO4 इसके विलयन से गुजारा जाता है। ब्रेथलाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन जो है वो अल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है और हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से जो भी छोड़ी गई सांस है उसमें अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है, तो ये हरा रंग जो है वो प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त जो एलपीजी गैस होती है, लिक्विड व्हाइट पेट्रोलियम गैस, इसमें मुख्यतः क्या होता है? तो इसमें आपका एक से अधिक ही ऑप्शन हो जाएगा। आपको पता है इसमें आपका प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, इसका मिश्रण होता है। और ऑप्शन में प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों ही दिया गया है कि नहीं? ये देखिए यहाँ दोनों ही दिया गया है। इन ऑप्शन में इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। अच्छा, इस चीज़ को भी समझिए कि प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8, बता चुके ना, मेथ एथ प्रो कार्बन 3, मेथ एथ प्रो ब्यूट कार्बन 4, इसका मिश्रण होता है। और इसमें जो एलपीजी होता है एक्चुअल में तो ये गंधहीन गैस होती है, तो अगर गैस लीक हो रही होगी तो उसका पता कैसे लगाया जाएगा? इसलिए इसमें अलग से मरकैप्टैन को मिलाया जाता है, ताकि अगर लीक वगैरह हो रिसाव की पहचान जो है वो की जा सके। अगला कह रहा है ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक कौन से होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है। यहाँ भी इनमें से एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। मीना का जलवा ग्रीन हाउस गैसेस ट्रिक कई बार बता चुके हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में अगर मुख्य घटक की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए सेम एक से अधिक वाला ऑप्शन हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। अगर ये अधूरा जल रहा है तो एक जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार की जहरीली गैस होती है, ये आपकी मुक्त होती है। अगला है साबुन ग्रीज को हटाता है, किसके द्वारा हटाता है? स्कंदन, अधिशोषण, पायसीकरण, परासरण। तो पायसीकरण से जो है ये हटाता है। पायसीकरण जो होता है वो सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर साबुन जो होता है, साबुन के अणु में दो भाग होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो कि वसा में घुलनशील होती है और एक होती है जल में विलय ध्रुवीय भाग। तो पायसीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय एल्किल समूह तेल या ग्रीस को घोल देता है और ध्रुवीय जो समूह होता है वो जल में घुल जाता है। जब इसे ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीस क्या होता है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाता है और जल के बहाव में ये बह जाता है। तो मेन असली खेल जो है ये दो टाइप का है, जो यहाँ पर लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा की बात की गई है और जल में विलय ध्रुवीय भाग की बात की गई है। यही मेन दो पॉइंट है जो याद रखना है। अगला, एक तरफ पदार्थ दिए गए, एक तरफ उपयोग दिए गए और बताना है कौन सा किससे मैच होगा। तो डायरेक्ट हम बात करते हैं आंसर की। एस्पार्टम जो है कृत्रिम मधुरक के रूप में यूज होता है। फ्रेयॉन जो है प्रशीतक के रूप में यूज होता है, ये आपका कई बार पूछा जाता है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर के रूप में यूज होता है। पेनाड्रिल जो है वो प्रतिहिस्टामीन के रूप में यूज होता है। 50 क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किसकी मात्रा जो है वो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अम्ल वर्षा के बारे में बताया आपको कि जो अम्ल वर्षा होती है उसमें H2SO4 आपका और उसके साथ साथ नाइट्रिक अम्ल ये आपको देखने को मिलता है। पर इससे पहले ये भी समझिए कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है और उसके साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड है, ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर क्या करती हैं, ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बना लेती हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, और ये बना करके पृथ्वी पर गिरती हैं। तो होते वो ये गैसेस हैं, पर जब वर्षा होती है तो ये जो अम्ल वर्षा के रूप में गिरती हैं तो ये दो गैसेस रहती हैं। तो कौन कौन सी हैं आपकी? एक सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसको हम कहते हैं H2SO4 और एक आपकी नाइट्रिक अम्ल है जिसको हम कहते हैं HNO3। इसी को कहते हैं अम्ल या अम्लीय वर्षा और इसी को कहते हैं एसिड रोन। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि अम्ल वर्षा में कितना की वैल्यू होती है। तो अम्ल वर्षा में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। वो कितनी होती है? तो 70% होती है। साथ ही साथ वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा, जो लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, जो लोग भी वीडियो में बाद में जुड़े हैं। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। अम्ल वर्षा होती किससे है? तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। कोयला, कारखाना, पेट्रोल, लकड़ी। तो अम्ल वर्षा का मेन कारण मैंने बता दिया, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन से होती वर्षा। और
इसके लिए इस प्रश्न के एक से अधिक विकल्प यहाँ पर सही होंगे, वो यहाँ पर बताया गया। अच्छा, ये चीज क्लियर की गई है कि इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से भी होता है, पेट्रोल से भी होता है, ऊर्जा उत्पादन से, संयंत्र में कोयला जलाने से भी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन एक से अधिक होगा। ठीक है, तो सीधे सीधे गैस नहीं पूछी गई है, यहाँ पर ये पूछा गया कि उसका उत्सर्जन, जो गैसेस हैं उनका उत्सर्जन और किन किन माध्यमों से होता है। अब जो अम्ल वर्षा में गैसेस होती हैं कारखानों से नहीं निकलती हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन सभी होगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है जो शुष्क बर्फ होती है वो इनमें से क्या होती है। शुष्क बर्फ आपने देखा होगा, आग वगैरह लग जाती है तो यूज किया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। रेड कलर के सिलेंडर आपने देखे हैं, आपको दिखाते हैं, ये आपने देखे होंगे सिलेंडर, ये कहलाते हैं अग्निशामक यंत्र। तो ये जो अग्निशामक यंत्र आप देख रहे हैं ना, बेसिकली इसी में ही आपको देखने को मिलती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बर्फ के समान दिखती है, इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, और ये बिना द्रव में रूप में बदले ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। तो ये आपकी होती है इसमें। अगला देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन इसी से संबंधित है, किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। यहाँ पर भी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या है, यहाँ भी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से हो जाता है। चूने का पानी को जो है वो लाइम वाटर कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है ये। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ये इसकी रिएक्शन भी दी गई है। इनमें से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। सीमेंट के मुख्य घटक के रूप में आपका इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक, एक से अधिक ही होगा, क्योंकि ऑप्शन में चूना पत्थर भी आपको दे रखा है, लाइमस्टोन जिसको कहते हैं, सिलिका मिट्टी SiO2 भी दे रखा है। चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ अगर गर्म करते हैं तो उसकी अभिक्रिया से सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है, और इस क्लिंकर में क्या होता है, तो जिप्सम होता है, जिसको मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण होता है। इस क्लिंकर में अगर आप जिप्सम मिला देते हैं तो सीमेंट बन जाती है। ये क्वेश्चन करा चुके हैं कि कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो ये आपको करा चुके हैं। बाकी बैटरियों को लेड संचायक अथवा संचायी बैटरी भी कहते हैं, वो भी बताएगा। कार, ट्रक, इन्वर्टर में उपयोग की जाने वाली जो बैटरी होती हैं वो द्वितीयक बैटरियों के ही एग्जाम्पल जो है वो होते हैं। अगला है आपका, इनमें से किसमें कार्बन नहीं होता है, तो हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों कार्बन के अपर रूप होते हैं, तो तीनों में कार्बन होता है। अगला, इनमें से सबसे सख्त यानी हार्ड कौन सा है, तो हीरा ही आपका ऑप्शन पहला दे रखा है, ऊपर आया भी था, और हीरा ही आपका अपर रूप में भी आता है। इसकी संरचना त्रिविमीय होती है, और इसका यूज किया जाता है कांच को काटने के लिए। उपयोग जो किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, कांच को काटने के लिए, और कठोर जो पत्थर होता है उसमें अगर छेद वगैरह करना है तो उसके लिए भी यूज किया जाता है, औजार को बनाने में यूज किया जाता है। अगला कह रहे हैं, निम्नलिखित जो पदार्थ हैं इनमें से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है, तो ये आपका यूज होता है सोडियम बेंजोएट। जितने भी अचार वगैरह आप बनाते हैं घर में, तो एक सोडियम बेंजोएट का पाउडर आता है, उसको डाला जाता है ताकि अचार वगैरह खराब ना हो, और केवल अचार में नहीं और भी बहुत से प्रोडक्ट में पड़ता है। अगला है पारद धातु मिश्रण, वो इनमें से क्या होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। अगला कह रहा है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस इनमें से मुख्य रूप से कौन सी होती है, तो खाना बनाने में मीथेन गैस का यूज होता है। आपको पता है मीथेन गैस मिलती कहाँ से है, तो गोबर, कूड़ा, कचरा, इन सब से मिलती है, बायोगैस के रूप में जानते हैं ना। अगला कह रहा है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन है जो कि सामान्य टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहती है, तो आप सभी को पता है पारा जो है सही हो जाएगा, कई बार पूछा जाता है। यूज कहाँ होता है इसका, थर्मामीटर में यूज होता है टेम्परेचर को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प में बदलने की क्रिया, यानी कि ठोस से सीधे अगर गैसीय स्टेट में बदल जा रहा है तो सब्लिमेशन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया जो है इसको हम कहते हैं। ऑप्शन में नौसादर भी आपसे पूछा जाता है तो वो भी याद रखिएगा, इसी में आता है। अगला कह रहा है ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में आता है। अगला कह रहा है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं जो होता है वो किसका होता है। आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है ये होता है। पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। अगला कह रहे हैं, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, या फिर साइट्रिक अम्ल। तो ये आपका साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू जो है खट्टा होता है, तो नींबू में खट्टापन पाया जाता है।
अगला कह रहा है वाहनों से निकलने वाली जो गैस होती है वो इनमें से कौन सी होती है। तो वाहनों से जो गैस निकलती है वो इन चारों में से अगर बात करें तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर के रूप में एक से अधिक विकल्प यहाँ पर सही होंगे। स्टूल स्टील जो है उसके को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें किसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा को आप उसको बढ़ा देते हैं। जितना ज़्यादा कार्बन मिलाएंगे इस्पात उतना ही कठोर जो है वो बनता जाता है, और कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। कौन से खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। तो रेडियम किससे मिला था, पिच ब्लेंड से आपका रेडियम मिला था। बाइक वगैरह में भी आप देखते हैं ना, वो इस तरह से स्टिकर टाइप के लगवाते हैं। तो इसमें होता क्या है, जब लाइट पड़ती है तो अंधेरे में आप देखते हो चमकता टाइप का है। तो रेडियम का यूज इसमें भी करते हैं। और बाकी आप देखते हैं जो सड़क वगैरह में पट्टी टाइप की होती है ना, ऐसे सेंटर में आप देखते हैं छोटी छोटी येलो येलो कलर की, सेम काम ये भी करता है बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के। इसमें भी आपका रेडियम देखने को मिलता है। अगला देखते हैं। बाकी इसमें पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्यूरी ने दंपति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पिच ब्लेंड का ही शोधन किया था। अगला कह रहा है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किसके कारण जल जाती है। तो ये आपका क्लोरीन के कारण जो है वो जल जाती है। और जल शुद्धिकरण में भी आपका क्लोरीन का यूज जो है वो किया जाता है। क्लोरीन की गोलियां आती है ना छोटी छोटी, तो क्लोरीन की अगर ज़्यादा हो जाएगी अधिकता तो शरीर की त्वचा जल जाती है। अगला कह रहा है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है। ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या पानी। तो आपका पानी जो है वो बनता है। हाइड्रोजन को जलाने से जल का निर्माण होता है। 2H2 प्लस O2 मिलाएंगे तो 2H2 हो जाएगा। सोने को पूछा गया किसमें घोला जा सकता है। तो सोने को इनमें से अगर बात करें तो सोने को एक्वा रेजिया में घोला जाता है। और एक एक्वा रेजिया जो होता है वो सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से देखेंगे तो 1:3 का मिश्रण होता है। तो सांद्र नाइट्रिक और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस कोई भी विकल्प यहाँ पर इसलिए सही नहीं होगा, स्टार लगा हुआ है इसलिए। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्वा रेजिया में बोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो किससे करता है, तो ये आपका कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया जो है वो करता है। इसीलिए जो है इसको कांच की बोतल में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को नहीं रखा जाता है। और अगर क्रिया कर लेता है तो होता क्या है, प्रभाव क्या होता है, बोतल में विस्फोट हो जाता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जमा हो जाती है। ये धातु है कौन सी, तो ये तांबा होती है। वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जमा हो जाती है। ये वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम जो है वो होता है। अगला कह रहा है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, क्या है। तो ये आपका एस्टर होता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, जिसका यूज किया जाता है विस्फोटक की तरह, नाइट्रोग्लिसरीन। अगला कह रहा है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब जो मापक होता है वो नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को उसमें रखा जाता है ना एलपीजी में, इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहती है, इसलिए दाब मापक नहीं लगाया जाता। अगला कह रहा है इनमें से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो हेमेटाइट अयस्क होता है ना, इससे ही लोहा आपका प्राप्त किया जाता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन यहाँ पर कह रहा है गलत है। तो जल में अधिक ये विलय होते हैं, ये आपका यहाँ पर गलत है। विरंजक चूर्ण एक पीत धवल चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इसमें धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिकृत होकर के क्लोरीन गैस जो है ये बनाता है। वही चीज यहाँ पर रिएक्शन के जरिए दी गई है। अगला कह रहा है जस्ते से एक आयतन भाग है जिसका घनत्व 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इसको दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर जिसका घनत्व दे रखा है पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व जो है वो क्या होगा। अब यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब करके, जिसमें एक देख रहे हैं 3 जो 3x पीतल जो है उसमें एक भाग जस्ता है ना, दो आयतन भाग तांबा, और एक भाग जो है जस्ते का है। देखिए जस्ते से एक आयतन भाग है और तांबा का दो भाग है, तो एक भाग जस्ता दो भाग तांबा। एक भाग जस्ता में जो वैल्यू दे रखी है 7100, उसके लिए 7100 लिख देंगे, और जहाँ दो भाग है वहाँ 2 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 24900 आ जाएगा। अब एक भाग
ये 3 भाग पीतल की वैल्यू निकल करके आ गई है, तो 1 भाग की निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे। अगला कह रहा है कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि जो होती है, इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है आपका बर्तन को ध्रुव, ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते की धन ध्रुव बनाया जाता है। ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला कह रहा है स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसकी किसकी है? तो स्टेनलेस स्टील जो है आपका इनमें से कोई नहीं होगा, ये आपका एक मिश्र धातु है जिसके संगठक की बात करें तो इसमें आयरन होता है, जिसमें आपका क्रोमियम होता है, जिसमें आपका मैग्नीज होता है और जिसमें आपका कार्बन होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? इसमें आयरन होता है, इसमें सिलिकॉन नहीं होता है, अल्प मात्रा में निकल जरूर होता है, तो आयरन सबसे ज़्यादा होता है। स्टेनलेस स्टील, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन, मिश्र धातु किसका है? तो लोहा क्रोमियम ऑप्शन में यहाँ पर है, और ऊपर आप देखेंगे आयरन ऑलरेडी दे रखा था, क्रोमियम 10% दे रखा था, तब 2 ऑप्शन मैच कर गए, तो आंसर हो जाएगा सी वाला। अगला कह रहा है कि इसमें ऋणात्मक आवेश होते हैं, तो ऋणात्मक आवेश बीटा कणों में होते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा तीनों निकलते हैं ना, तो अल्फा जो होते हैं वो धन आवेशित होते हैं, बीटा जो होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं, और जो गामा होते हैं वो उदासीन होते हैं। तो धन, और उसके बाद ऋण, और उसके बाद उदासीन। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए जो है वो आपका होता है? तो ये आपका हो जाएगा 2882 इलेक्ट्रॉन संरूपण क्षारीय मृदा धातु जो है वो कहलाता है। आपको पता है 2882 ये 8 कंप्लीट करता है ना, उसके लिए 288 फिर 18 32 इस क्रम से चलता है। 28 अक्री गैस नियॉन है, 287 हैलोजेंस हैं, और 288 अक्री गैस ऑर्गन है। अगला कह रहा है सीओ समूह का आबंध क्रम क्या है? तो ये आपका 3 हो जाएगा। आबंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर होता है ऐसी संख्या जो हमको ये बताता है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के बीच उपस्थित बंधन कितना ज्यादा मजबूत है, और आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती और कम होना कम मजबूती को दर्शाता है। तो सीओ समूह का 3 हो जाएगा। अगला कह रहा है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और द्रव्यमान की संख्या 2 2 ऑलरेडी दे रखी है, जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या आंसर आ जाएगा आपका 4। फॉर्मूला ये ऊपर भी आया था, बता चुके थे। अगला कह रहा है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु, इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो ये आपका अष्टफलकीय जो है आकार में आता है। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? XH4 करके जो आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो 12 और 3 होती है। बेंजीन आपका एक हाइड्रोकार्बन होता है, सूत्र इसका C6H6 होता है, इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, और प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती जो कार्बन परमाणु होते हैं उससे संबंध रखते हैं। कार्बन का जो चौथा बंध होता है वो युग्म बंध के रूप में होता है, इसमें 12 सिग्मा और 3 बंध पाए जाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को जो है वो मिलता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, जहाँ पर आप देखेंगे जो C की वैल्यू है वो 6 है और H की वैल्यू 6 है, और यहाँ पर जो C वाली वैल्यू देख रहे हैं इससे 4 4 से इसको, यहाँ पर देखिए एक इसके लिए ये बॉन्ड हो गया, इस कार्बन के लिए एक दूसरा इधर हो गया, तीसरा ये हो गया, नीचे ये हो गया, तो 4 4 से इसको इस प्रकार से रखते हैं। इसी प्रकार इस कार्बन के लिए भी सेम, एक ऊपर 2 इधर 3 इधर, यानी 1 2 3 4, इसी प्रकार इसके लिए, तो सभी में 4 4 4 4 कंप्लीट करते हुए ये स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं द्विबंध भी है, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड भी है, तो वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई थी पीछे। अगला कह रहा है भारी पानी वो पानी होता है जिसमें क्या होता है? तो भारी पानी जो है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, ये आपका सही हो जाएगा। हाइड्रोजन में समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, जल का निर्माण H2 से ना होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को हम क्या कहते हैं? भारी पानी कहते हैं, और इसका रासायनिक सूत्र होता है D2। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वो नाभिक है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें आपका प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, वो कहलाता है परमाणु नाभिक का आइसोटोप। ये बता चुके हैं हम आपको कि समस्थानिक को ही आइसोटोप कहते हैं, और समस्थानिक में ही परमाणु क्रमांक की संख्या बराबर होती है। परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में तो असमान होते हैं परंतु नाभिक में समान वैद्युत आवेश, समान जो प्रोटॉन की संख्या है वो आपकी बराबर रहती है। दूध उदाहरण किसका है? एक आपका विलेन कोलाइड इमल्सन, तो ऑप्शन है बी और सी दोनों होना चाहिए, कोलाइड विलेन भी होना चाहिए, इमल्सन भी होना चाहिए, तो बी और सी दोनों यहाँ पर सही है। बाकी कोलाइड एक विस्मांगी मिश्रण है, मिश्रण के कण बहुत छोटे होते हैं, कोलाइड के रूप में रहते हैं। एरोसोल गैस मिश्रण में द्रव का मिश्रण है, और इमल्सन जो है द्रव माध्यम से
द्रव का मिश्रण है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इमल्सन होता है द्रव माध्यम में द्रव का मिश्रण, और जो एरोसोल होता है वो गैस माध्यम में द्रव का मिश्रण, और जो जेल होता है वो ठोस माध्यम में द्रव का मिश्रण। तो दूध फेस क्रीम इमल्सन का उदाहरण होता है। इस प्रकार दूध इमल्सन है जो कि एक तरह का कोलाइड विलयन है। अगला कह रहा है कि, और अगर कह रहा है कि इनमें से भी एक सेलेक्ट करना है तो इमल्सन आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगला कह रहा है अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है, तो इथाइल अल्कोहल होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। बाकी इसी के फॉर्मूला लिखा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित होता है सूत्र C6H12O6। शर्करा जो है इन्वर्टेस ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज जाइमेज की उपस्थिति में एथाइल अल्कोहल जो है वो बनाता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है, तो जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है। ऊपर भी देखा था। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल या एसिटिक। तो ये भी ऊपर आया था, इथाइल अल्कोहल यहाँ भी आपका सही हो जाएगा। अगला ग्लूकोज का सूत्र इनमें से क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है आपका C6H22O11 ये, या C6H12O6 ये, या इधर वाले। तो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा, C6H12O6। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व इनमें से कौन सा होता है, तो ये होता है CHNO करके, ये जो देख रहे हैं आप, ये यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व होते हैं। रासायनिक सूत्र क्या होता है, CONH2 होल ट्वाइस करके, ये आपका रासायनिक सूत्र है। और यूरिया में लगभग देखेंगे तो 46.67% नाइट्रोजन, और ये एमाइड के रूप में रहता है यूरिया। बाकी कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में से कार्बामाइड भी कहा जाता है। अपमार्जक क्या होता है, अपमार्जक होता है शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक को क्या कहते हैं, डिटर्जेंट कहते हैं। तो शोधन अभिकर्ता सफाई कार्य के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, वही आपका अपमार्जक श्रेणी में जो है वो आता है। इनमें से कौन सा पदार्थ है जो साबुन बनाने में यूज होता है, तो वनस्पति तेल का यूज साबुन बनाने में किया जाता है। किसी भी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ आप विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, इसको कहते हैं साबुनीकरण। पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं, तो तांबा और जस्ता, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पीतल में तांबा यानी कि कॉपर होता है, और जस्ता यानी कि आपका जिंक होता है। आपको ट्रिक बता चुके हैं पी ता जी करके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पी से पीतल, ता से तांबा, जा से जस्ता, पिताजी। 101 प्रश्न है आपका, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है, तो ये बेसिक और एसिडिक आपका जो है ये होता है। अगला कह रहे रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो ये आपका अल्फा बीटा गामा सभी के सभी जो है यहाँ पर करता है, और ये बता चुके हैं धनावेशित ऋणावेशित और उदासीन। हवा में किस गैस की मात्रा सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, लगभग 78.09%, सभी गैसों में सर्वाधिक है। वायु आपका क्या है, वायु आपका एक प्रकार का मिश्रण होता है, क्योंकि सभी तत्व होते हैं ना इसमें, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये परसेंटेज भी देखते रहिएगा, शेष में हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब भी पाई जाती है। मच्छर भगाने वाली जो दवाएं होती हैं उसमें सक्रिय रसायन कौन सा है, तो इसका नाम होता है एलिथ्रिन करके। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, और इस प्रकार सोडियम पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी। कठोर पानी वो है जो अपमार्जन लगाने पर झाग सहजता से उत्पन्न नहीं करता है, इसका मेन कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, यही आपका आंसर हो जाएगा। हास्य गैस बता चुके हैं, लॉफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, फॉर्मूला इसका N2O करके होता है, और इसका यूज एनेस्थीसिया के रूप में भी यूज किया जाता है। अगला क्या है, इनमें से किसे हंसने वाली गैस भी कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में ऑलरेडी नाइट्रस ऑक्साइड ऊपर देख कर आए हैं, तो ये तो गलत नहीं होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। एक तरफ सूची भी दे रखी, त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तपन, ओजोन क्षेत्र, और एक तरफ किससे होती है उससे संबंधित। तो डायरेक्ट इसके आंसर की बात करते हैं। त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी जो प्रकाश है उससे। ध्वनि प्रदूषण की अगर बात करते हैं तो ये डेसिबल में मापा जाता है ना, तो ये इससे हो जाएगा। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड से हो जाएगा, और ओजोन छिद्र CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये गैस जिम्मेदार है। तो इस प्रकार से सही मिलान ये हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जो कि आगे हम जीव विज्ञान पढ़ाएंगे उसमें से हम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं जिसका आंसर बताना है आपको। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अवश्य करते रहिएगा। और प्रश्न आपके लिए, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, पहला ऑप्शन लीनियस, दूसरा लैमार्क, तीसरा मेंडल, चौथा डार्विन, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन पांचवा, या इनमें से एक से अधिक पांचवा। तो कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं।
लाइव टाइमिंग एक 12 बजे की है, एक शाम के 5 बजे की है, तो लाइव आकर भी प्रश्नों की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।